उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों यूपीपीसीएस और आरओ के लिए मेरे साथ करिए रिवीजन। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी के बारे में देखते हैं। ज्योग्राफी चल रही है तो इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। सतह के 29% भाग पर इसके क्या है? स्थल है और 71% भाग पर क्या है? जल है। ठीक है। आकार इसका क्या है? गोलाकार है एवं ध्रुवों पर चपटी है। अगर हम जो इसको सही से कहें तो क्या है? ये जियोड है। जियोड ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। औसत घनत्व तो क्या है इसका? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है। फिर क्या है? ये जो घन सेंटीमीटर। फिर औसत त्रिज्या इसकी क्या है? 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है। ये इसकी त्रिज्या है। आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं। देखिए भूपर्पटी यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करते हैं। जैसे यहाँ से ये आंतरिक भाग मैंने जो निकाल लिया है, ये वाला भाग पृथ्वी का, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो पहला ऊपर की जो भाग होता है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, हम इसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और 100 से लेकर 2900 तक इसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और 6368 मतलब 6378 जो किलोमीटर तक इसको क्या कहते हैं? जो क्रोड कहते हैं। इन सब में दो दो भाग होते हैं। ये देखो लिखा है यहाँ पे, ये भूपर्पटी है। ये इसका जो निचला जो मंडल है ना, ये यहाँ पे जो इसका भाग है ये क्या है? ये मेंटल ऊपरी है, ये ठीक है निचला मेंटल है। फिर ये क्रोड का विभाग है। अब देखिए इनको खोजने के लिए यहाँ पर क्या है? भिन्नता है। तो इनको खोजने के लिए जिन लोगों ने अपने सुझाव दिए, मतलब सिद्धांत दिए, तो उनके नाम पे यहाँ के नाम रखे गए हैं। तो ऊपरी ठीक है बाह्य भूपर्पटी और जो है आंतरिक भूपर्पटी के बीच में क्या है? कोनराड अशांत तत्व। ठीक है। फिर हम इसे कहते हैं असंबद्धता भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? असंबद्धता भी इसको कह देते हैं। फिर मोहो कहाँ है? भूपर्पटी और मेंटल के बीच में मोहो है। फिर मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच में क्या है? रैपिटी, यानी कि ऊपरी मेंटल और यानी कि बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल। फिर क्या है? मेंटल और क्रोड के बीच में क्या है? गुटेनबर्ग। ठीक। और फिर क्रोड, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच में क्या है? लेहमैन। तो इसको याद कर लो कैसे भी, कोनराड, कौन, मोहो। ठीक है। कौन मोहे, ये कुछ ऐसे याद कर सकते हो। कौन मोहेयू पेटी, कुछ भी याद कर लो अपना सिस्टम, ये आपको याद करना ही होगा। इसको आप कोट बना सकते हो। जैसे इसको के है, फिर ये एम है, ये आर है, फिर जी है, एल है ना। तो KMRGL इस तरीके से भी आप कोड बना सकते हो, है ना। ये अपना होता है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात थी। अब बात करें भूपर्पटी की, जो सबसे ऊपर है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% ही है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ठीक है। मोटाई इसकी क्या है? 0 से लेके 100 किलोमीटर तो बता ही चुके हैं। औसत घनत्व तो इसका क्या है? तो 2.7 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम घन सेंटीमीटर। सिलिका एवं एल्युमिनियम से ये निर्मित है। सियाल इसको कहते हैं। ठीक है। अब मेंटल की बात कर लें तो मेंटल क्या है? भूपर्पटी के नीचे का भाग है। ठीक। मोहो अशांत तत्व से 29 किलोमीटर की गहराई तक। ओके। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% भाग क्या है? मेंटल जो बीच वाला है। और इसका घनत्व तो क्या है? 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। और ये कैसे बना है? सीमा से। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से ये ठीक है बना है। अब बात कर लें क्रोड की, तो क्रोड क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परत है सबसे, है ना, ये वाली परत है, यानी कि ये वाली। इसकी मोटाई क्या है? गुटेनबर्ग अशांत तत्व से 6378 किलोमीटर तक है। ठीक है। निकिल और लोहे से बना है, तो इसको क्या कहते हैं? निफे, है ना, यानी कि सियाल, सीमा और निफे। औसत घनत्व तो इसका क्या है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना है? 16% भाग है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। देखिए अगर इस तरीके से बनाया था ना, तो ये अगर क्रोड है तो ये जो बाह्य वाला क्रोड है ये क्या है? ये तरल अवस्था में है। आंतरिक क्रोड क्या है? ये ठोस अवस्था में है। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं भूकंप की। ठीक है। बहुत कुछ खास पूछा नहीं जाता है भूकंप। देखिए क्या है इसका अर्थ? क्या है? पृथ्वी का कंपन। जब पृथ्वी कांपती है तो क्या होता है? भूकंप आता है ना। इस तरीके से
इस तरीके क्या आता है, इस तरीके से भूकंप आ गया यहाँ पे, जब पृथ्वी कांपती है। जरूरी नहीं पूरी पृथ्वी पे है, ये पृथ्वी के कोई एक ही भाग में जो आता है। सूचक वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि। क्वेश्चन आता है कि किस जो वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि से हम जानते हैं कि भूकंप आने वाला है, तो रेडान, ठीक ना। अब देखिए ये दो चीज़ें बहुत मोस्ट हैं, है ना। ये अधिकेंद्र जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है, और उद्गम केंद्र यानी अवकेंद्र ये अंदर होता है। देखिए क्या होता है, जैसे ये है ना पृथ्वी का भाग होता है, अगर यहाँ पे तरंग उत्पन्न हुई, ठीक ना, तो इससे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अवकेंद्र। और ये तरंग कहाँ, पृथ्वी की परपटी पे यहाँ पे अपना प्रभाव दिखाया, तो इसे क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। इसको बहुत अच्छे से याद करना है, इसे अवकेंद्र, इसे अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है, जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है ऊपर पृथ्वी पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, देखो प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, दो तरीके के कारण होते हैं। तो ज्वालामुखी जहाँ जहाँ होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी अगर होते हैं तो ज्वालामुखी में क्या होता है, उद्गार होता है, तो इस तरीके से भूकंप यहाँ पे आ सकते हैं। भ्रंशन, अगर पर्वत हैं, ठीक है, या यहाँ पे भ्रंशन होने लगा कि टूटने लगे पर्वत, तो यहाँ पे हो सकता है। वलन, जो ये वलित हो रहे हैं, यहाँ से भी हो जाता है। फिर क्या है, विवर्तनिक अस्थिरता, नीचे जो प्लेट्स हैं, प्लेट के जो संचलन होता है, उनसे भी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक ना। देखिए अगर दो प्लेटें हैं इस तरीके से दो प्लेटें हैं ना, तो होता क्या है, ये प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो टकराने से एक जो प्लेट हल्की है वो ऊपर हो जाएगी, अब भारी वाली नीचे जो चली जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, फिर इसमें ठीक है ताप और दाब से क्या होता है, ये मैग्मा बन जाता है, तो ऐसे क्या बनते हैं, ज्वालामुखी बन जाते हैं, है ना। और जब ये टकरा रही हैं आपस में, तो यहाँ पे भूकंप भी आ सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर मानवीय कारण में क्या हो सकता है, परमाणु परीक्षण अगर हो। अभी देखा गया है कि ईरान में एक भूकंप आया है, और ऐसी जगह पे भूकंप आया जहाँ कभी पहले वहाँ पे आया ही नहीं था, तो माना जा रहा है कि परमाणु परीक्षण तो कर लिया ईरान ने, लेकिन बता नहीं रहा है। तो फिर क्या है, अस्थिर प्रदेशों में जो बांध बनाए जाते हैं, जैसे ये नदी निकल रही है, यहाँ पे कोई बांध बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जल एकत्र हो गया, तो इसका दबाव पृथ्वी पे तो ठीक पड़ रहा है, तो वहाँ पे भूकंप आने की संभावना होती है, ठीक ना। आगे तो ये चीज़ें हो गई कारण। अब देखिए तरंगें इनकी कौन कौन होती हैं, भूगर्भिक जो तरंगें, तो P और S और L। तो एक तो होती हैं ये, देखो ये भूगर्भिक होती हैं पृथ्वी के अंदर, ये क्या होती हैं, धरातली तरंगे। देखिए P मतलब प्राइमरी तरंगे होती हैं, और S मतलब सेकेंडरी। इनको कहते हैं लौ तरंगे, ठीक ना। ये जो होती हैं S, ये सिर्फ क्या होता है, सिर्फ ठोस में ये गमन करती हैं, ये तीनों में गमन करती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा जो हानिकारक कौन होती हैं, ये होती हैं। सबसे तेज़ ये होती हैं, ये सबसे स्लो होती हैं। जो सबसे देखिए क्या होता है, जैसे कोई ऐसे आ रही है, तो कितना तेज़ी से वो लगी तबाही, ये आई एकदम ऐसे आई जो निकल गई, है ना। तो ये होती हैं। इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखो सब कुछ दिया हुआ है, प्राथमिक तरंगों के बारे में, P तरंगों के बारे में दिया हुआ है। तो सर्वाधिक गति वाली भूकंपी तरंग है ना, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड है इसकी चाल, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। ठोस द्रव गैस, वही बात, ठोस द्रव गैस तीनों में ये गुजर सकती हैं। ठोस पदार्थों में गति सबसे अधिक, मतलब जो क्या है, जो इनको माध्यम चाहिए, ये क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, है ना। अनुदैर्ध्य का मतलब इनको हम ध्वनि तरंगों की तरह भी ले सकते हैं। कंपन की दिशा तरंग की गति के समानांतर होती है। शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती है। तो ये बात हो गई P तरंगों के बारे में। अब बात करते हैं S तरंगों के बारे में, मतलब सेकेंडरी तरंगों के बारे में। तो इनकी गति क्या P तरंगों से अपेक्षा थोड़ा कम होती है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड जो गमन करती हैं। ये धरातल पर P तरंगों के बाद पहुँचती हैं, ठीक है। केवल ठोस में के माध्यम से ये चल सकती हैं, बाकी क्या है, ये गायब हो जाती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए एक भूकंपी तरंगें भी क्या स्रोत हैं, क्योंकि पता चलता है ये कहाँ से गुजरी, तो वहाँ पे ठोस है, वहाँ पे तरल है, इस तरीके से। ये क्या होता है, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक ना। कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है ना। और पदार्थों में उभार व गर्द का निर्माण करती हैं, ये इस तरीके से होती हैं। वो कैसे होती थी, वो ऐसे होती थी,
वो ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये कैसे चलती हैं, ये ऐसे चलती हैं, ठीक ना। तो इनको ध्यान रखना। अब बात कर लें एल तरंगें अगर होंगी, हाँ हैं, एल तरंगों के बारे में बात कर लें। एल तरंगें सबसे कम वेग होता है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, पूरे धरातल पर भ्रमण करती हैं, लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं, सबसे ज़्यादा क्या विनाशकारी होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इनके कारण शैलें विस्थापित हो जाती हैं और जो इमारतें गिर जाती हैं। ठीक, तो ये बात थी कुछ आपकी ज्योग्राफी की। ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे।